हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके, तो चलिए, जैसे कि मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग 11th क्लास की अकाउंटेंसी का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आज से हम वही करने जा रहे हैं। प्लस एक बात बतानी है आपको कि अकाउंटेंसी पढ़ने के आपके 11th क्लास में क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। पहला कि आपको अकाउंटेंसी मैथ्स की तरह पढ़नी है, आपको पूरी की पूरी अकाउंटेंसी समझनी है। अकाउंटेंसी में कुछ भी रटने के लिए है ही नहीं। क्लियर? दूसरा प्लस पॉइंट क्या है कि जो अकाउंटेंसी आप पढ़ोगे ना, आप बेसिक से पढ़ोगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी कुछ छोटा ही नहीं है, आपको सब कुछ बेसिक से करवाया जाएगा। क्लियर? ये आपके पास दो प्लस पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करते हैं किससे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म से, और उसमें हम पहले कवर करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है एंड अकाउंटेंट क्या होता है। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, हम कुछ भी रटेंगे नहीं, हमें सब कुछ समझना है। सबसे पहला टर्म है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है उससे पहले आप इधर देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। देखिए, ये क्या है पता है? ये एक बिजनेस फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं या नहीं होती हैं? ऑब्वियसली होती है ना। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं? पहले तो देखो, आपको जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, और बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ेंगी, सब्सिडरी बुक्स जस्ट लाइक कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ये सब आपको बनानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है ये बिना नॉलेज के हो जाएगा? हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टमैटिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्लियर? तो वही जो सिस्टमैटिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ना, वही हमारी क्या है? अकाउंटेंसी है। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैंने क्या कहा? हम कुछ भी रटेंगे नहीं, बस समझना है हमें। तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने से पहले आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी इंसान के पास नॉलेज होगी तो ही वो ये काम कर सकता है। क्लियर? तो अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या होगा? अकाउंटिंग आपको पता है क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। क्लियर? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्या मतलब बन रहा है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है ना, उसके बिहाफ पे जो हम अब रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन करेंगे, जर्नल्स, कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उनको मेंटेन करना क्या है? हमारा अकाउंटिंग है। क्लियर? अच्छा, अब ये अकाउंटिंग करेगा कौन? तो अकाउंटेंट। तो मैंने तो आंसर दे ही दिया कि अकाउंटेंट क्या है। अकाउंटेंट कौन है? पर्सन हु विल डू अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है ना, पर्सन हु विल डू अकाउंटिंग। जिसको भी सेलेक्ट किया गया है, जिस भी इंसान को सेलेक्ट किया गया है, जिसके पास एक बहुत अच्छी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वो क्या करेगा? इस फर्म की अकाउंटिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अकाउंटेंट सारी की सारी इसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह करेगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है पता है, कि वो किसके पर्सपेक्टिव से करेगा, किसके पर्सपेक्टिव से करेगा ये हमें समझना है। देखिए, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक इंसान की होगी। अब मान लेते हैं कि इसका जो ओनर है ना, वो कौन है? राम। राम कौन है? इस फर्म का, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? राम की है ना? ये तो मालिक है, ये तो मालिक है। लेकिन जो एक अकाउंटेंट होगा ना, वो किसके पर्सपेक्टिव से करेगा? इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करेगा, वो इसके पर्सपेक्टिव से नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें हर कॉमर्स पढ़ने वाले को पता होना चाहिए, और ये सबसे पहला कंसेप्ट है। क्लियर? इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि ये जो अकाउंटेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। कौन रिप्रेजेंट करेगा? अकाउंटेंट रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ बातें आपको हो सकता है कि अभी समझ में ना आए, मे बी पॉसिबल है कि एकदम से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आगे चलते चलते सारी की सारी चीजें प्यूरिफाई हो जाएंगी, रिफाइन हो जाएंगी एकदम। ठीक है? तो अभी इतना बर्डन नहीं लेना है। तो अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, पर्सन हु विल डू अकाउंटिंग वो कौन है? अकाउंटेंट है। वो किसके पर्सपेक्टिव से करेगा? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? और किसको रिप्रेजेंट करेगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ये यहां तक बात समझ में आ गई? बस अभी आपको इतना ही समझना है, किस तरह से करेगा वो बात की बात है। क्लियर? ओके, अब हमारे पास कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हम अब स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि कैश का आना जाना हो रहा है, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये जो सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, जिसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है? मॉनेटरी टर्म्स में अगर कुछ इन्वॉल्व है तो हमारी क्या है? वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जैसे कि मान लेते हैं मैंने कोई सामान परचेज किया तो मैं कैश पे करूंगा। मान लेते हैं मैंने वो सामान परचेज तो किया लेकिन अमाउंट नहीं पे किया, तो एक दिन तो मुझे अमाउंट पे करना है ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्लियर? ओके, तो सिंपल सी बात है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और मैंने क्या कहा है कि अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे वो प्यूरिफाई होते रहेंगे। क्लियर? अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? जैसे मैंने जिससे परचेज किया, वो भी तो एक पार्टी है ना जिससे मैंने सामान परचेज किया, और मैं उसको क्या करूंगा? कैश पे करूंगा। ठीक है? तो देखो, टू साइडेड ट्रांजैक्शन हो रही है। क्लियर? ओके, इसके बाद हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। सिंपल वे में समझते हैं, जो भी अमाउंट मालिक इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करेगा वो क्या है? हमारा कैपिटल। अब वो किस फॉर्म में कर सकता है? या तो कैश की फॉर्म में कर सकता है, या फिर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक बिल्डिंग दे सकता है। ठीक है? या तो कैश की फॉर्म में हो सकता है या फिर बिल्डिंग, या क्या हो सकता है? कोई मशीनरी हो सकता है। ठीक है? अच्छा, इन्वेंट्री, स्टॉक जो होता है, स्टॉक, क्या उसकी जरूरत नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो ये सब इंक्लूड होके आता है आपका कैपिटल में, कैपिटल ईटीसी। क्लियर?
कैपिटल क्या है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो टोटल अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? ओके। इसके बाद आता है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है? ये ड्राइंग्स वो वाला नहीं है जो हम डिजाइन बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसे कार्टून्स वगैरह बनाते हैं ना, ये वाला ड्राइंग्स नहीं है। ये कौन सा ड्राइंग्स है? देखिए, अमाउंट withdrawn by the owner। और हाँ, एक और बात बताऊं आपको, ये जो ओनर होता है ना, इसी को प्रोपराइटर भी कहते हैं। RIETOR, प्रोपराइटर। क्लियर? प्रोपराइटर किसको कहते हैं? जो अमाउंट लगाता है। क्लियर? तो ओनर ही अमाउंट लगाता है, इसलिए इसको प्रोपराइटर भी कहते हैं। Amount withdrawn by the owner may be in the form of cash, may be in the form of cash और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, गुड्स लिख लेते हैं। ठीक है, गुड्स। इसका क्या मतलब बनता है कि राम को, ये बिजनेस किसका है? राम का है। तो क्या वो अपने बिजनेस से कैश निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? ऑब्वियसली निकाल सकता है। वो काम ही किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट में क्या आएगा? कैश। तो अगर वो आएगा तो वो विड्रॉ भी तो करेगा ना, उसके खुद के पर्सनल यूजेस नहीं है क्या? वो अपने पर्सनल यूजेस के लिए वो क्या करेगा? अमाउंट को विड्रॉ करेगा। दूसरा मैंने क्या लिखा है? मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। गुड्स, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? गुड्स बनाती होगी। मान लेते हैं कि वो बिस्किट बनाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो बिस्किट बनाती है। तो क्या ये अपने बच्चों के लिए बिस्किट निकाल नहीं सकता? निकाल के ले जा सकता है ना अपने बच्चों के लिए। तो अगर वो ले के जा सकता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। क्लियर? अरे इस बिस्किट में भी तो कॉस्ट लगी होगी ना, लगी होगी ऑब्वियसली। तो ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट होगा वो इसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ये थोड़ी टेक्निकल बात होगी, ये बात की बात है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स क्या है? अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। क्या है कि ओनर क्या कर रहा है? अमाउंट निकाल रहा है, विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने का मतलब, जैसे हम जाते हैं ना एटीएम में तो कैश निकालते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? विड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैश निकालना, तो कैश निकाल सकता है या फिर प्रोडक्ट भी अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा सकता है घर। क्लियर? तो आपको कुछ आज सिंपल से टर्म समझे कि अकाउंटेंसी क्या होता है, सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अकाउंटिंग क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अकाउंटेंट कौन होता है? पर्सन हु विल डू द अकाउंटिंग, प्लस वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और किसके पर्सपेक्टिव से करता है सारी की सारी अकाउंटिंग? बिजनेस के। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या समझा हमने? कैपिटल बिजनेस ट्रांजैक्शन, सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। और सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कैपिटल क्या है? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, उसमें क्या क्या हो सकता है? कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, क्योंकि इनकी भी तो वैल्यू है ना। बिल्डिंग की भी वैल्यू होगी, मशीनरी की भी वैल्यू होगी, स्टॉक, इन सब की वैल्यू होगी इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? कैपिटल। उसके बाद ड्राइंग्स, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स। क्लियर? आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको सारे के सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। कोई भी डेफिनेशन रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर? जो भी चीज है, जो भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होंगे, हम सारे के सारे समझेंगे। ठीक है? ओके, अगर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो, प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं आपके दिमाग में। अभी स्टार्टिंग चल रही है, डाउट्स आएंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, वो आगे रिफाइन हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है? तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी की सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। क्लियर? और बेल आइकन का जो बटन है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।